नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं जिसने कई लोगों को मतलब चौंकाया है। हाँ, बिल्कुल। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था ये। करीब एक साल की आप कह सकते हैं राजनयिक खामोशी थी, तनाव था, जी। और उसके बाद अचानक कनाडा ने भारत के साथ अपने रिश्ते, खासकर व्यापारिक रिश्ते, उन्हें पटरी पर लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाँ, ये बात काफ़ी अहम है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक विस्तार से बताया गया है कि कैसे कनाडा की विदेश मंत्री भारत आई हाँ, उच्च स्तरीय बैठकें हुई। और कैसे वो जो सालों से अटका हुआ मुक्त व्यापार समझौता था FTA, उस पर बातचीत फिर से शुरू करने पर जोर दिया गया। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है कि इस पूरी कहानी को समझे, मतलब कनाडा के इस कदम के पीछे की असली वजह क्या है। हाँ, और किन अहम समझौतों पर बात बनी है, सहमति बनी है, हम्म, और इसका ज़ाहिर है अमेरिका समेत जो वैश्विक समीकरण है, उन पर क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। क्योंकि ये मामला सतह पर जितना दिखता है ना, उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। क्या ये सिर्फ मतलब दो देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की बात है, या कुछ और भी है। या फिर ये कनाडा की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, खासकर अमेरिका के साथ उसके रिश्तों के संदर्भ में। तो विश्लेषण कई पेचीदा परतों की ओर इशारा करता है। हम इन्हीं परतों को एक एक कर खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस नई गतिविधि के मायने क्या हैं। हाँ, तो चलिए इस विश्लेषण के आधार पर इस पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं, पता लगाते हैं कि भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में आए इस नए मोड़ का असली मतलब क्या है। ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा घटना से, कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, उनकी भारत यात्रा से। जी। पिछले दिनों वो भारत दौरे पर थीं, और ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि पिछले करीब एक साल से, जैसा हमने कहा, संबंध काफी तनावपूर्ण रहे थे। निज्जर मामले के बाद खास तौर पे हाँ, बिल्कुल। यहाँ उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। हाँ, और इस यात्रा का मुख्य संदेश, जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, वो बिल्कुल साफ था। कनाडा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मतलब सामान्य बनाना चाहता है, बल्कि भारत के साथ एक औपचारिक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA उसको अंतिम रूप देने के लिए भी बेहद उत्सुक नजर आया। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो माहौल बिल्कुल ठंडा था। बिल्कुल। विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि ये कनाडा की तरफ से एक सक्रिय पहल थी, सिर्फ रिश्ते सुधारने की नहीं, बल्कि व्यापारिक साझेदारी को एक ठोस रूप देने की। यही सबसे बड़ा सवाल है। कनाडा अचानक इतना इच्छुक क्यों हो गया? मतलब एक साल की खामोशी के बाद ये तेजी क्यों? विश्लेषण क्या कहता है? कोई बाहरी दबाव है या कुछ और? देखिए, विश्लेषण कई अहम कारणों को रेखांकित करता है। पहली बात, कनाडा खुद कई मोर्चों पर आर्थिक दबाव महसूस कर रहा है। अच्छा। हाँ, अमेरिका जो उसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, उसने कनाडा पर कुछ वैसे ही भारी व्यापार शुल्क मतलब टैरिफ लगाए हुए हैं, जैसे भारत के साथ भी अमेरिका के व्यापारिक तनाव रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है। विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका का रवैया कनाडा के प्रति भी काफी सख्त रहा है। इससे कनाडा के निर्यातकों को नुकसान हुआ है। ओके। दूसरी तरफ चीन के साथ भी कनाडा के रिश्ते कुछ खास सहज नहीं हैं, बल्कि उनमें भी तनाव बढ़ा है। तो ऐसे में कनाडा के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो अपने व्यापार के लिए सिर्फ अमेरिका और चीन पर ही निर्भर ना रहे। हाँ, मतलब डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है अपने व्यापारिक भागीदारों का दायरा बढ़ाना। विश्लेषण इस स्थिति को एक तरह के दोहरे दबाव के रूप में देखता है। दोहरा दबाव? हाँ, एक तरफ अमेरिका का व्यापारिक रवैया, दूसरी तरफ चीन के साथ बढ़ता तनाव। इस दोहरे दबाव ने, कह सकते हैं, कि कनाडा के लिए भारत को एक अनिवार्य और जरूरी भागीदार बना दिया है, न कि महज एक विकल्प। ये दिलचस्प है, क्योंकि भारत भी, हम जानते हैं, अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव झेलता रहा है। खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समय जो ऊंचे टैरिफ लगे थे, उसका असर हमारे निर्यात पर भी पड़ा था। जी हाँ। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये जो साझा चुनौतियां हैं, इन्होंने दोनों देशों को करीब आने के लिए प्रेरित किया? मुझे याद है पिछले G7 सम्मेलन में भी PM मोदी और कनाडाई PM के बीच रिश्तों को पटरी पर लाने की कुछ बात हुई थी। हाँ, वो G7 की मुलाकात निश्चित रूप से एक शुरुआती संकेत थी। देखिए, साझा हित और साझा दबाव अक्सर देशों को करीब लाते हैं। सही, बिल्कुल। तो विश्लेषण में ये मानता है कि अमेरिका के साथ दोनों देशों के जो व्यापारिक मुद्दे हैं, वो एक कॉमन ग्राउंड तैयार करते हैं। कनाडा को अपनी निर्यात निर्भरता कम करनी है, और भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसके साथ व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। बिल्कुल। लिहाजा कनाडा का ये कदम रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही नजरिए से तर्कसंगत लगता है। तो इस यात्रा के दौरान किन ठोस बातों पर सहमति बनी?
मतलब भविष्य के लिए कोई रोड मैप या कोई एक्शन प्लान जैसा कुछ तय हुआ है? विश्लेषण क्या कहता है इस बारे में? बिल्कुल। विश्लेषण के अनुसार कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट समझ बनी है। इसे एक तरह की कार्य योजना या रोड मैप कह सकते हैं। ओके, जैसे कि? जैसे पहला तो है व्यापार और निवेश। दोनों देश मंत्री स्तर की व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है। साथ ही जो इंडिया कनाडा सीईओ फोरम है उसे फिर से सक्रिय किया जाएगा। अच्छा, ये सीईओ फोरम क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उद्योगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करता है। इससे क्या होता है कि सेक्टर विशेष की जरूरतें और अवसर उन पर फोकस किया जा सकता है। समझ गया। और क्या है? दूसरा, और ये बहुत अहम है, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स। हाँ, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। तो एक मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद यानी मिनिस्टीरियल एनर्जी डायलॉग उसे फिर से स्थापित करने पर सहमति बनी है। विश्लेषण बताता है कि कनाडा ने भारत को एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इनकी आपूर्ति करने में गहरी रुचि दिखाई है। वाकई एलएनजी और एलपीजी दोनों? जी हाँ। और साथ ही कनाडा भारत के तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने का भी इच्छुक है। और महत्वपूर्ण खनिजों का सहयोग तो भविष्य की टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ही। और तीसरा बड़ा क्षेत्र है नागरिक परमाणु समझौता। ओ, ये भी? हाँ। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडा के जो यूरेनियम सप्लायर्स हैं उनके बीच बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसका मतलब कनाडा भारत को फिर से यूरेनियम सप्लाई करने के लिए गंभीर है, शांतिपूर्ण कामों के लिए? बिल्कुल, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। ये न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी के गहरे होने का भी संकेत है। ये तो बड़ी बात है। और क्या सहमति बनी? चौथा है प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ओके, फ्यूचर टेक। हाँ, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और एआई जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर भी सहमति बनी है। जानकारी के मुताबिक भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री को आगामी एआई इम्पैक्ट समिट के लिए न्योता भी दिया है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि साझेदारी सिर्फ पारंपरिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। ठीक है। और इनके अलावा कृषि और पीपल टू पीपल कनेक्ट यानी दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। यहाँ पर मामला वाकई ढेला हो जाता है। जैसे आपने कहा, ऊर्जा खासकर एलएनजी और यूरेनियम पर इतनी स्पष्ट सहमति बनना। विश्लेषण के अनुसार इन क्षेत्रों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्या ये सिर्फ बाजार तक पहुंच की बात है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक सोच है? विश्लेषण इसे सिर्फ बाजार तक पहुंच से बढ़कर देखता है। देखिए, एलएनजी की आपूर्ति भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। हाँ, वो तो है। लेकिन ये वैश्विक ऊर्जा बाजार में अमेरिका के एकाधिकार को भी एक तरह से चुनौती देती है। इस पर हम आगे बात करेंगे। अच्छा। और यूरेनियम समझौता वो भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए अहम है और ये कनाडा को भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परमाणु कार्यक्रम में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करता है। तो ये दिखाता है कि कनाडा भारत के साथ एक लंबी अवधि की गहरी और मतलब बहुआयामी साझेदारी चाहता है जो सिर्फ सामान्य व्यापार से आगे जाती हो। ठीक है। तो सहयोग के क्षेत्रों पर तो काफी स्पष्टता है, लेकिन क्या व्यापार के कोई ठोस लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं? जैसे अभी कितना व्यापार है और इसे कहां तक ले जाने का इरादा है? विश्लेषण में जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार 2024 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $23.5 बिलियन का है। $23.5 बिलियन। ठीक है। हाँ, सार्वजनिक रूप से कोई निश्चित संख्यात्मक लक्ष्य तो घोषित नहीं किया गया है, लेकिन बातचीत का जो लहजा था और सहमतियों का जो दायरा है उसे देखते हुए इरादा साफ है कि इस आंकड़े को आने वाले वर्षों में काफी तेजी से बढ़ाना है। और कनाडा के लिए जरूरी भी है, जैसा आपने कहा, डाइवर्सिफिकेशन के लिए? बिल्कुल, विविधीकरण और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए कनाडा के लिए ये व्यापार बढ़ाना एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गया है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था और जो विश्लेषण में भी काफी जोर देकर कहा गया है। इस पूरी कवायद का अमेरिका के लिए क्या मतलब है? विश्लेषण इसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका क्यों कह रहा है? ये काफी मजबूत शब्द हैं। हाँ, विश्लेषण इस शब्द का इस्तेमाल करता है और इसके पीछे कई तर्क देता है। पहला, पिछले कुछ समय से खासकर निज्जर मामले और खालिस्तान से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में ऐसा लग रहा था कि कनाडा की विदेश नीति काफी हद तक अमेरिका से प्रभावित है। हाँ, ये धारणा तो थी। फाइव आइज वाला एंगल भी था। बिल्कुल, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के जरिए। फाइव आइज यानी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
और न्यूजीलैंड का वो खुफिया जानकारी साझा करने वाला गठबंधन। जी। विश्लेषण का मत है कि इस दौरान कनाडा भारत के प्रति अपनी नीति में काफी हद तक अमेरिकी निर्देशों का पालन करता दिख रहा था। लेकिन अब कनाडा का स्वतंत्र रूप से भारत के साथ एफटीयू पर आगे बढ़ना, वो भी तब जब उसके खुद के अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव चल रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट अहम है। ये कनाडा की रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रदर्शन है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब बाहरी दबावों, खासकर बड़े सहयोगियों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र विदेश नीति निर्णय लेने की क्षमता। ओके। विश्लेषण इसे ऐसे देखता है कि कनाडा अब अमेरिकी मध्यस्थता या उसके निर्देशन के बिना सीधे और स्वतंत्र रूप से भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। ये अमेरिका को एक तरह का संदेश है कि कनाडा अपने फैसले खुद लेगा। और वो एलएनजी और यूरेनियम वाली बात, उसका अमेरिका पर क्या असर है विश्लेषण के मुताबिक? वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। विश्लेषण बताता है कि अमेरिका खुद भारत का एक प्रमुख एलएनजी आपूर्तिकर्ता बनना चाहता था और इस दिशा में प्रयास भी कर रहा था। हाँ, ये बात तो थी। अब कनाडा का उसी बाजार में उतरना और एलएनजी सप्लाई की पेशकश करना अमेरिका के लिए सीधी प्रतिस्पर्धा खड़ी करता है। सीधी टक्कर एक तरह से। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कनाडा अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, भले ही इससे अमेरिकी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ी ठेस पहुंचे। यूरेनियम के मामले में भी ये कनाडा को एक अहम आपूर्तिकर्ता बनाता है, जिससे भारत की निर्भरता किसी एक देश पर कम होती है। ये कदम कनाडा की उस सोच को दर्शाता है जहां वो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख रहा है। यह स्थिति भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के उस बयान से भी मेल खाती है जिसका जिक्र विश्लेषण में भी है। उन्होंने यूएनजीए के मौके पर कहा था कि भारत के पास हमेशा पसंद की स्वतंत्रता होगी, फ्रीडम ऑफ चॉइस। जी हाँ। यानी किसके साथ, कब और किन शर्तों पर साझेदारी करनी है, ये भारत खुद तय करेगा। तो क्या ये घटनाक्रम भारत की इसी स्वतंत्र विदेश नीति या जिसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, उसकी पुष्टि करता है? बिल्कुल। विश्लेषण इसे भारत की पसंद की स्वतंत्रता के एक और प्रमाण के रूप में देखता है। ये दिखाता है कि भारत बड़ी शक्तियों के आपसी तनावों के बीच फंसे बिना विभिन्न देशों के साथ अपने हितों के आधार पर स्वतंत्र रूप से संबंध बना सकता है और उन्हें आगे बढ़ा सकता है। सही। कनाडा का अमेरिका के प्रभाव से बाहर निकलकर भारत के साथ सीधे तौर पर जुड़ना, ये भारत की इसी क्षमता और बढ़ते वैश्विक कद को रेखांकित करता है। मतलब दुनिया के देश अब भारत को सीधे देख रहे हैं, किसी और के चश्मे से नहीं। हाँ, कह सकते हैं सीधे उसके साथ काम करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्लेषण क्या मुख्य निष्कर्ष निकालता है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? मुख्य निष्कर्ष विश्लेषण के अनुसार ये है कि पश्चिमी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं शायद अमेरिका को अभी कुछ हद तक छोड़ दें, तो बाकी देश ये समझने लगे हैं कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसके रणनीतिक महत्व को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये रियलिटी चेक है। बिल्कुल। जैसा कि विश्लेषण तर्क देता है, भारत के साथ एफटीए करना या गहरी साझेदारी बनाना अब इन देशों के लिए सिर्फ एक अच्छा विकल्प नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और आर्थिक जरूरत बनता जा रहा है। जरूरत बन गया। हाँ, ये एक तरह की व्यावहारिक सच्चाई है जिसे पश्चिमी देश अब स्वीकार कर रहे हैं। कनाडा का ये कदम इसी बदलते वैश्विक यथार्थ का एक प्रतीक है। तो आज हमने इस विश्लेषण के आधार पर देखा कि कैसे कनाडा और भारत एक साल के तनाव के बाद अपने व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी। इससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये वैश्विक मंच पर कनाडा की बदलती रणनीति, शायद अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में कुछ बदलाव, हाँ, और भारत की लगातार बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक ताकत का भी एक स्पष्ट संकेत है। गुलसल साहब, अगर मुख्य बातों को समेटें तो पहला, कनाडा अपने व्यापार में विविधीकरण चाहता है, अमेरिका पे निर्भरता कम करना चाहता है और इसलिए भारत के साथ एफटीए को लेकर गंभीर है। ठीक। दूसरा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु सहयोग और तकनीक जैसे भविष्य के लिहाज से अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ठोस सहमति बनी है। तीसरा, ये कदम कनाडा की बढ़ती रणनीतिक स्वायत्तता और शायद अमेरिका से कुछ हद तक दूरी बनाने का संकेत देता है। ओके। और चौथा, ये भारत की पसंद की स्वतंत्रता और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की पुष्टि करता है।
विश्लेषण ये भी मानता है कि ये अमेरिका के लिए भी एक तरह का रियलिटी चेक हो सकता है कि उसके सहयोगी भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। क्या भारत और कनाडा जैसे देशों के बीच तरह की स्वतंत्र साझेदारी, जहां वे बड़ी शक्तियों के दबाव से इतर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए द्विपक्षीय समझौतों पर आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये भविष्य में अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों पर जो अत्यधिक निर्भरता है उसे कम करने का एक नया एक वायबल मॉडल बन सकती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, सोचने लायक। इस पर विचार कीजिएगा।